हेलो एवरीवन। आप लोग मेरा नाम अच्छे से जानते हैं। मेरा नाम स्वप्निल नायडू है। मैं एक टीचर हूँ। आज मैं आप लोगों को एक बात ऐसी बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रम है। देखिए क्या होता है, हम लोग हमेशा ना एक चीज़ नेताओं के मुंह से हमेशा सुनते हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स, म्यांमार कॉन्फ्लिक्ट। ये होता क्या है, ये है क्या, ये रोहिंग्या मुस्लिम्स है कहाँ से आए हैं, ये क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्यों इन्होंने बांग्लादेश और इंडिया में अपना एक टाइप से रिफ्यूज लिया हुआ है। हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले म्यांमार की हिस्ट्री समझते हैं। म्यांमार का नाम पहले म्यांमार था ही नहीं, एक्चुअली उसका नाम हुआ करता था बर्मा। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। अंग्रेज़ों ने काफ़ी दिन तक वहाँ पर रूल किए। रूल करने के बाद जब वो वहाँ से गए तो वर्ल्ड वॉर के समय जापानीज़ ट्रूप ने वहाँ पे बहुत कत्लेआम किया। वहाँ के लोगों को मारा, फोर्स लेबर्स करवाए। मतलब एक तरीके से वहाँ से कोई सिटीजनशिप थी नहीं। देखिए जापान में उस समय ना डिक्टेटरशिप हुआ करता था। वहाँ पे कोई ऐसा कोई लिबरल लीडर नहीं था जो रियलिस्टिक बात करे। वहाँ पे तो ऐसा था कि बस जापान का फ्लैग हर जगह होना चाहिए, जैसे हिटलर का था जर्मनी का फ्लैग हर जगह होना चाहिए। बाद में क्या हुआ कि जब आज़ाद हुआ बर्मा, वहाँ पे एक लेडी थी, 21-22 साल की लेडी थी। वो इंडिया आई पढ़ने के लिए। आंग सांग सू उसका नाम था। उसने इंडिया में पढ़ी। इंडिया में उसने देखी कि डेमोक्रेसी एक बहुत अच्छी चीज़ है। डेमोक्रेसी से पब्लिक को उसका सिटीजनशिप का राइट, पावर मिलता है वोट करने का और अपने प्रतिनिधि को चुनने का। उसने आई, उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। हज़ारों लोग उसके पीछे आके खड़े हो गए कि नहीं आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वो इलेक्शन लड़ने वाली थी। उसके पहले जो म्यांमार की जो आर्मी है उसने उसको नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद इसलिए किया कि उसका ये कहना था कि आप लोगों को भड़का रहे हो, आप आर्मी के अगेंस्ट बात कर रहे हो। हालांकि बाद में जो वहाँ की आर्मी थी उसे रियलाइज़ हो, चलो इलेक्शन करवाते, थोड़े बहुत राइट्स देते, पर उसका ये कहना था कि भाई अब संसद भी बनेगी ना, तो संसद में भी हमारा आर्मी का बंदा वहाँ पे बैठेगा, वो आपकी सरकार में इंटरवीन करेगा, यानी एक टाइप से इंटरफेयर करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरफेरेंस जो था ना, ये डेमोक्रेटिक हुआ ही नहीं। एक प्रकार से वो नाम का डेमोक्रेसी रहा। बार बार तख्ता पलट होना, बार बार आर्मी अपने अंडर में सब कुछ ले लेना। वहाँ पे एक रेबल ग्रुप का जन्म होता है जिसका नाम है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी बेसिकली अगर देखा जाए तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास डिटेल्स लिखी हुई है। हाँ, रखीनी स्टेट। रखीनी स्टेट जैसे हमारे यहाँ पे केरल होता है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वैसे ही म्यांमार में प्रोविंसेस होते हैं। तो प्रोविंसेस को कभी कभी वो लोग प्रोविंशियल कोडिंग में भी बोलते हैं, कभी कभी स्टेट्स में भी बोलते हैं। तो रखीनी स्टेट जो है ये पूरा गवर्न करता है अराकान आर्मी। ये एक एथिकल आर्मी है। एथिकल आर्मी का मतलब ये किसी पे कोई अन्याय नहीं करते। इनका बस मकसद है कि ये म्यांमार आर्मी के अगेंस्ट है, क्योंकि म्यांमार आर्मी लोगों को सिटीजनशिप के राइट्स नहीं देती। जैसे हमारे यहाँ पे पब्लिक को जनता कहते हैं, वैसे ही म्यांमार में म्यांमार आर्मी को जुनता कहते हैं। जुनता, JUNTA, जुनता। तो ये जो क्लैश है ना, ये क्लैश कैसा है, ये क्लैश अगर मैं देखूँ ना तो ये क्लैश है जुनता यानी म्यांमार आर्मी वर्सेस बर्मीज पीपल जो कि मैक्सिमम बुद्धिज़्म मानते हैं। बर्मीज पीपल जो है बुद्धिज़्म को बहुत मानते हैं, उनके यहाँ पे बुद्धिज़्म एक टॉप प्रायोरिटी पे चलता है। वर्सेस रोहिंग्या मुस्लिम्स वर्सेस अराकान आर्मी। अब ये 4 फैक्टर्स है जो भयानक कॉन्फ्लिक्ट है, जो कई सालों से चलते आ रहे हैं म्यांमार में, और शायद ये तब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं आती है या कोई ऐसी कंट्री इनको अपने अंडर में नहीं ले लेती है जो डेमोक्रेटिकली गवर्न करती है। अब यहाँ पे इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। म्यांमार आर्मी का कहना है कि बर्मीज लोगों को कोई भी सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, जो भी चलेगा वो आर्मी के हिसाब से चलेगा, यानी एक टाइप से मार्शल लॉ। इनमें बर्मीज सिटीजन के अलावा एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसका नाम है, जो एक छोटे से रीजन को कवर करते हैं, जो अराकान आर्मी यानी रखिंगे के बाजू का एरिया होता है, उस एरिया में रहते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स। अब ये क्या बोलते थे म्यांमार आर्मी वाले कि ये लोग रिक्रूट करते थे रोहिंग्या मुस्लिम्स को कि आप अराकान आर्मी के अगेंस्ट लड़ोगे। अगर ये अच्छे से मान जाते थे तो ठीक है, नहीं मानते थे तो इनको मार पीट करना, फोर्स लेबर करना, इनके घर की लड़कियों को उठा लेना, किडनैप कर लेना, रेप करना, ये जो भी कुछ क्राइम्स होते हैं ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड भी ये बात को अच्छे से जानता है, मगर ये देखो कभी इंटरवीन नहीं करता। कारण क्या होता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड को ना अपने खुद के पैसे कमाने से फुर्सत मिले तो कुछ करे। अमेरिका को कोई मतलब नहीं है किसी देश में क्या हो रहा है। अमेरिका को मतलब है जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पे मेरा माल बिक रहा है।
अमेरिका जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर, उसका जो मिलिट्री सेगमेंट जो है या मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स है वही उसे चलाता है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी में पब्लिक चलाती है। देखो नेता आते जाते रहते हैं, ये पार्टी का अच्छा था, वो था, 10 साल जिंदा रहा, 20 साल जिंदा रहा, फिर घर ख़त्म हो गया, फिर नया वाला है। बट पब्लिक जो है ना, पब्लिक बहुत स्मार्ट होती है, इंडियन पब्लिक भी स्मार्ट है। रोहिंग्या मुस्लिम्स की जब बात करते हैं तो अचानक से ये बोला जाता है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स वहाँ से आके यहाँ पे बस गए, बैठ गए। देखिए इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जब म्यांमार आर्मी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाना शुरू किया तब इन लोगों ने वहाँ से भागना शुरू किया। देखिए म्यांमार आर्मी ने क्या किया, इनके पूरे पूरे गांव जला दिए, रोहिंग्या मुस्लिम्स के पूरे गांव जला दिए। रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है, मैं इनको कोई वायलेंट कैटेगरी में नहीं गिनूँगा, पीसफुल लोग हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं इंडिया में आके वो ने उटपटांग काम शुरू कर दिया। क्या करेंगे भाई, इंडियन सिटीजनशिप तो मिल नहीं रही है, 2 नंबर के धंधे करके अपना घर चलाएंगे। रेफ्यूजी कब तक रहेंगे, रेफ्यूजी तो है, रहने जगह मिल गई, मगर खाने के लिए गवर्नमेंट कब तक देगी? खाना तो खुद अरेंजमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं देंगी। अब ऐसा हो गया कि ये लोग वहाँ से रातों रात भागने लगे। इन्होंने भाग के जो नियरेस्ट बॉर्डर थी म्यांमार की, वो जुड़ती थी बांग्लादेश से। इन्होंने बांग्लादेश में रेफ्यूज़ लेना शुरू किया, बांग्लादेश में रेफ्यूज लिया और वहाँ से कुछ लोग और आगे बढ़े और वो इंडिया में एंटर हो गए थ्रू वेस्ट बंगाल का जो सेक्शन है उससे। वेस्ट बंगाल से बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट होता है, मैंने पहले भी बताया, पोरस बॉर्डर्स है, यानी आधा खेत इधर है, आधा खेत उधर है, आधा खेत बांग्लादेश में आता, आधा खेत इंडिया में आता। अब आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फेंस्ड बॉर्डर लाइन्स नहीं है, जो अभी काम चल रहा है और शायद अभी और 3-4 साल लगेगा, तभी हम म्यांमार और म्यांमार एंड बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं, हम उसको पूरी तरह से फेंस्ड कर देंगे। अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे एक एथिकल आर्मी है, अराकान आर्मी, ये अगेंस्ट हो जाती है जुंता यानी म्यांमार आर्मी के अगेंस्ट। ये अभी रिसेंटली खबर आई है कि इन्होंने कुछ और स्टेट्स को कैप्चर किया है अराकान आर्मी ने। इसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है कि इसका सीधा मुकाबला म्यांमार आर्मी यानी जुंता के साथ हो रहा है। इसमें पिस कौन रहा है बीच में? बर्मा के लोग यानी म्यांमार के लोग। बुद्धिस्ट लड़ाई नहीं चाहते, रोहिंग्या मुस्लिम्स शांति से रहना चाहते, लड़ाई नहीं चाहते। ये अराकान जो है ये बर्मीज और रोहिंग्या दोनों के लिए लड़ रहा है, ये दोनों की तरफ से। बट जुंता चाहती नहीं है कि कोई और आके इंटरवीन करे या कोई और आके शासन करे, उसको तो आर्मी शासन ही चाहिए क्योंकि उसकी पॉलिसी जो है ना कुछ कुछ हद तक पाकिस्तान जैसी है। वहाँ पर भी कैसा है, आर्मी बहुत इंटरवीन करती है, यहाँ पे भी वही चीज़ चलता है। यहाँ पे ये होता है कि एक परसिक्यूशन हुआ था 2017 में, जब रोहिंग्याज वहाँ से भागे थे। 7,30,000 रोहिंग्या ने रातों रात म्यांमार छोड़ा था। कुछ उसमें से मैंने आपको बताया बांग्लादेश के रास्ते बांग्लादेश में रुक गए, कुछ इंडिया आ गए वेस्ट बंगाल के रास्ते। इवन रोहिंग्या मुस्लिम्स की अगर आप तादाद देखें तो उनका जो स्प्रेड ओवर हुआ उसके बाद 2017 के बाद वो दिल्ली तक आपको दिखेगा, क्योंकि उनका रेफ्यूज कैंप दिल्ली में भी है। तो यहाँ पे हमको ये बात समझ में आती है कि रेफ्यूजी इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया की पोरस बॉर्डर्स हैं और इंडिया की जो स्टेट्स है ये अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बिजी है। अगर ये लोग अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स छोड़ के अगर थोड़ा सा देश पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा पॉइंट अगर देखते हैं, रिपोर्टेड केसेस है 2,50,000 रेप केसेस हुए थे 2017-2018 में, इस दौरान जब रोहिंग्या वहाँ से फ्ली हो रहे थे। अब सोचो 2,50,000। ये ह्यूमन राइट्स की चीज़ यूरोप वालों को नहीं दिखती, यूरोप वाले इसमें आंख बंद करके बैठे रहते हैं। उनको यूक्रेन दिखता है क्योंकि वहाँ पे उनका माल सप्लाई हो रहा है, म्यांमार में कुछ माल सप्लाई हो नहीं रहा है, क्यों ध्यान दे? छोड़ो, साउथ एशियन कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो, तो ये बोलते हैं ना थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो इस समय कैसे इंडिया भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, कि इंडिया की एक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, हम दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे जब तक सामने वाला हमसे नहीं बोलेगा। जैसे बीच में रशिया यूक्रेन के वॉर में यूरोपियन काउंसिल ने और नेटो ने और साथ में यूएन ने जब इंडिया को बोला कि भाई आपका दोस्त है रशिया, आप उसको थोड़ा सा समझाओ, तो उसने बोला ठीक है। पर अमेरिका बोला नहीं, यूक्रेन भी जाना पड़ेगा, यूक्रेन को भी समझाना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं दोनों जगह जाता हूँ। मोदी जी दोनों जगह गए, रशिया ने भी सुना, अप्रिशिएट किया। बट यहाँ से यूक्रेन में जेलेंस्की साहब ने अप्रिशिएट नहीं किया। अरे बोले मोदी को ही बस शांति चाहिए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को ही शांति चाहिए, रशिया को तो चाहिए ही नहीं। वो कैसा, वो बंदे को अच्छे से मालूम है कि आज की डेट में अगर वॉर रुक जाता है तो उसका रसद पानी रुक जाएगा, इलेक्शन होगा वो हार जाएगा, तो उसको प्रेसिडेंट बने रहना है। क्योंकि हर देश में एक नियम है कि अगर उस देश में वॉर की सिचुएशन है तो उस देश में इलेक्शंस नहीं होते,
यानी जो प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री बना रहता है, जो प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट बना रहेगा, जिस पोस्ट पे जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठा है वही बैठा रहेगा। तो भैया की गद्दी नहीं जानी चाहिए। जब भैया की गद्दी गई तो ये कहाँ जाएंगे? अमेरिका तो इसको रखने वाला नहीं। यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा कौन रखेगा इसको, शरण देगा? यूके में सीधा सीधा डॉलर्स में दो, पाउंड्स में पैसा भरो और सिटीजनशिप ले लो, असाइलम ले लो। यहाँ पे म्यांमार की सिचुएशन अलग है। म्यांमार को इंटरफेरेंस जो होता है वो चाइना से भी बहुत ज़्यादा होता है। चाइना क्या सोचता है कि यार थोड़ा सा डिस्टर्ब करो और धीरे धीरे ये एरिया हड़पते जाओ। देखो म्यांमार आर्मी को ना चाइना कभी भी निपटा सकता है, एनी टाइम निपटा सकता है। जहाँ म्यांमार आर्मी ने खुजली करी चाइना से, रातों रात चाइना निपटा देगा। चाइना इज़ अ पावरफुल कंट्री, नो डाउट, सुपर पावर की कैटेगरी में आता है। हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस भी आते हैं, पर हमारे इंडिया की आदत नहीं है हड़पूगिरी करने की। चाइना की हड़पूगिरी करने की आदत है। यानी थोड़ा सा बोलते हैं ना, किसी ने थोड़ा सा चादर ओढ़ने के लिए दिया तो धीरे 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 करके पूरा चादर खींच लो और खुद ही ओढ़ लो और बेचारे सामने वाले को ठंडी में मरने दो। ये थोड़ा सा चाइना की पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली। फिर यहाँ पे बात आती है रोहिंग्या आर फोर्स टू फाइट अगेंस्ट। अब देखो इनको ना जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था कि तुम अराकान आर्मी के अगेंस्ट लड़ो, और ये जुनता कर रही थी, जुनता ही म्यांमार आर्मी कर रही थी। ये इनको करना नहीं था, इन्हें लड़ना झगड़ना नहीं था। ये लोग एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो ये लड़ाई झगड़े वाली मतलब इस्लामिक क्या बोलना चाहिए आप लोग उसको, कास्ट में नहीं आते, उनकी भी सब कास्ट होती है, तो इसमें नहीं आते। तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था भागने के अलावा। वहाँ से भाग रहे तो 2.5 लाख औरतों के साथ इन्होंने रेप कर डाला, जुनता ने उठा डाला, उनकी लड़कियों को उठा डाला, घर वालों को उठा डाला। अब क्या हो गया, लाइक अराकान आर्मी, रखीनी स्टेट ये पूरा गवर्न होता है। जुनता की हिम्मत नहीं है म्यांमार आर्मी की यहाँ पे घुसने की। कई बार अराकान आर्मी को यहाँ पे इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर अराकान आर्मी ने यहाँ से इनको धक्के मार के भगाया। लास्ट पॉइंट जो सबसे बेसिक पॉइंट है, जो हम लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन का पढ़ेंगे, वो है 1982 में, रिपीट कर रहा हूँ मैं, 1982 में एक सिटीजनशिप लॉ लाई जुनता ने, यानी किसने, म्यांमार आर्मी ने, कि किसी भी बंदे को बर्मा में या म्यांमार में लीगल सिटीजनशिप नहीं है। इसका अर्थ क्या है, आपने म्यांमार आर्मी के अगेंस्ट कुछ बोला, आप वहाँ रहते हो, आपको उठा देंगे, देश के बाहर निकाल देंगे। देश के बाहर जाओ, कोई भी देश जाओ, छोड़ देंगे आपको, आना नहीं दोबारा, मार देंगे। ये सिटीजनशिप लॉ है। दूसरा उनका सिटीजनशिप लॉ क्या बोलता है, उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यू कैन नॉट प्रोटेस्ट without the permission of junta. You cannot go ahead and provide any of the legal documentation without the permission of the junta. Courts, constitution सब junta चलाता है। तो जो लोग आपको नेता लोग बताते हैं ना रोहिंग्या मुस्लिम, पहली बात ना, मेरा हर बच्चे और हर माँ बाप से ये एक रिक्वेस्ट है, मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, पर लोग ना भगवान जाने मतलब क्या प्रॉब्लम है, कान में मशीन लगाना पड़ेगा या थोड़े से बहरे हैं। आप ना बच्चों को ना सही चीज़ बताओ, सही नॉलेज बताओ, थोड़ा ना खुद भी किताबें पढ़ो। माँ बाप से एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना आर्टिकल्स पढ़ो। आप इतना एआई यूज़ करते हो ना, मैं तो यूज़ नहीं करता, मैं तो ये पेपर और पेन मेरा यूज़ रहता है, ठीक है। आप एआई में जाइए, फाइंड आउट कीजिए हर कंट्री की एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्पेशली जो इंडिया के आसपास की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, जैसे म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, फिर उसके बाद बांग्लादेश हो गया, फिर श्रीलंका हो गया, फिर इधर में पाकिस्तान हो गया। इसके बारे में ना बच्चों को थोड़ा बताओ। देखो आप ना, मैं एक सिंपल सा बताता हूँ, बुरा मत मानना। 140 करोड़ जनता है, पूरी तो वोट नहीं करती। उसमें से जो वोटिंग होती है ना, मैक्सिमम ना या तो बहुत अपर कास्ट वाला वोट करता है या तो बहुत लोअर कास्ट वाला वोट करता है। जो ये होता ना, मतलब अपर कास्ट नहीं बोलूँगा मैं इसको, हाँ वही बोल सकते हैं, जो अपर अर्निंग वाला बंदा और जो लोअर अर्निंग वाला है वही नेता को वोट करता है मैक्सिमम, उसी के भरोसे लोग जीतते। मिडिल क्लास वाला नहीं करता, क्योंकि मिडिल क्लास वाला जो है ना, वो मेरे और आपके जैसा रहता है, उसको फैक्ट पकड़ में आ जाता। गरीब इंसान की मजबूरी रहती है, उसको पैसा मिलता, फंडिंग मिलती, इसलिए वो उस नेता को वोट देता। रईस को कॉन्ट्रैक्ट मिलते, इसलिए वो उसको वोट देता। और जो गरीब इंसान होता है ना, उसकी मजबूरी है, मिडिल क्लास की मजबूरी नहीं है। पर सबसे ज़्यादा पिस्ता मिडिल क्लास है। इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास भरता, दुनिया भर के टैक्स मिडिल क्लास भरता। तो आप बच्चों को सही बातें पढ़ाने की आदत रखो। नहीं सिखा सकते हो अगर बच्चों को, तो गलत चीज़ सीखने भी मत दो। मेरा मानना है, अगर आप सही चीज़ नहीं सिखा सकते हो ना, तो गलत चीज़ सीखने भी मत दो। आप उनको सही चीज़ बताओ।
कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर आप दुनिया के हिसाब से क्यों नहीं चलते। देखो, दुनिया के हिसाब से चलने वाले जो लोग होते हैं ना, मेरी भाषा में मैं उनको भेड़ बोलता हूँ। ये भेड़ होता है ना, गरड़िया रहता है, पीछे डंडा लेके घूमता है। एक नेताजी आपका डंडा लेके घूमते, पूरी भेड़ चल रही है, पता नहीं कोई मकसद नहीं है, सिर्फ चरो 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 चरो, ये घास खाओ, वो घास खाओ, वो पत्ती खाओ। अब यही काम पूरे लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान के। आज हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे, डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, गुड एजुकेशन, अच्छे फैमिली के बैकग्राउंड से रहते, हम क्यों स्ट्रगल करते, स्ट्राइव करते? बिकॉज वी डोंट यूज अवर ब्रेन। दिस पर्टिकुलर थिंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड. वी आर नॉट यूजिंग दिस. इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस, how could we expect that we'll be getting the same results? तो मिल ही नहीं सकते, आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है। कई लोग भी ये भी बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में क्या रखा है। भाई बहुत रखा है। हिंदुस्तान में आज से 20 साल पहले एक प्लास्टिक की बाल्टी जो है वो चाइना से आती थी बन के। इंडिया में MSME का उद्गम हुआ, उसको बूस्ट किया गया। आज इंडिया में मग्गा, चम्मच, बाल्टी, पेपर प्लेट इंडिया में बनती है। बहुत फ़र्क पड़ता है ग्लोबली। माइक्रोचिप महंगी हो जाएंगी ना, या प्रोसेसर महंगा हो जाएगा तो आपका मोबाइल महंगा हो जाएगा। बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती है। आपको ऐसा लग रहा टंगस्टन महंगा हो जाएगा, आपका बल्ब महंगा हो जाएगा। LEDs महंगी हो जाएंगे, आपके बल्ब महंगे हो जाएंगे। ट्यूबलाइट्स महंगी हो जाएंगी, लाइट्स महंगी हो जाएंगी, TV महंगी हो जाएंगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा। आपके पड़ोस में अगर झगड़ा हो रहा है ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर याद रखना वो झगड़ा होते होते एक दिन वहाँ पे जरूर मर्डर हो जाएगा। और जब मर्डर हो जाएगा ना, और 10 साल बाद जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने की बात करोगे ना, तो सामने बोलेगा यार उसके घर के बाजू में मर्डर हुआ था, वो एरिया अच्छा नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर्टी मत ले। आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। फ़र्क पड़ता है और आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। और उसके लिए आपको पहले ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके साथ कुछ फ़र्क पड़ रहा है। इसके साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि म्यांमार आर्मी, जुंताज, बर्मी सिटीज़न, रोहिंग्या मुसलमान, सराकान आर्मी के बारे में मैंने आपको छोटा सा डिटेल दिया है, आपको समझाया है। बाकी सारे के सारे जो रिटन नोट्स है वो मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। वो नोट्स को कॉपी डाउन कीजिए, अपने नोटपैड में डालिए, अपने मोबाइल के, आराम से बैठ के पढ़िए, तो आपको सारा का सारा सिनेरियोस टाइम लाइन के अनुसार क्लियर हो जाएगा। विद दिस थॉट, हैव अ गुड डे। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी बातें सीखिए। गलत राह पे, गलत तरीका जीवन में ना अपनाएं, वरना हमेशा पछताते रहिए। धन्यवाद।